उनके घर पर छोड़ दिया। वो उनके साथ वाइस चांसलर की कोठी पर गए, वहां पर उन्हें पुतला जलाने की कोशिश की। मैं भी वहां दूर पार्किंग करके खड़ा रहा। और जब पुतला जलाया तब तक वहां तक लगभग स्टूडेंट तो कम थे, पुलिस ज्यादा आ चुकी थी। और जब वहां पर पकड़ने के लिए भागे, जेटली साहब वहां पर हमारे लंबे चौड़े नेता थे, वजनी भी बहुत थे, वो भागने की कोशिश की कि हम सब बच के एक बार छुप के कुछ करेंगे। वो भाग नहीं पाए, पुलिस उनको पकड़ ली। वो बेचारे 19 महीने तक जेल में रहे, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में रहे। और वह वहां से भाग गया स्कूटर के ऊपर। वो तो देश के वित्त मंत्री बन गए, सब कुछ बन गए, मैं सिर्फ एडिटर बन गया उसके बाद। तो ये मेरा पास्ट है, इसके बाद की बातें बता रहा हूँ आपको। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। वो अच्छे एक नेता थे हमारे देश के लिए, बहुत नुकसान हुआ उसके लिए। परंतु पत्रकार यहाँ बात आती है, मैंने कहा कि मैं भाई एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट होने के बाद मेरे को लगता था कि मैं किसी स्कूल या कॉलेज में रेगुलर एजुकेशन मेरी नहीं, क्योंकि रिफ्यूजी होने के नाते सबसे पहले मैं जलंधर के एक कैंप में रहा। हमारे पिताजी थे, वो 2 साल पहले ही छोड़ करके वहां से आ गए थे। हमारे जब हम 7 भाई बहन थे, जब वहां से आए थे, तो कैंप के अंदर एक टेंट के अंदर हम रहे। और पिताजी हमारे गायब थे 2 साल से, वो हमारे को मिले नहीं थे। तो उस कैंप से हम फिर फरीदाबाद के कैंप में, जो हरियाणा में है, वहां पर हमारे को पिताजी मिले 2 साल के बाद। उनके बाद कुछ भी नहीं था। तो वहां से, क्योंकि पहले हम फरीदाबाद में गए, वहां मैं 3 साल का था तब उस वक्त। तो 3 साल के बाद हमें आगरा के अंदर एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर छोटा था एक छत जो है टीन की, उसका एक कमरा दिया गया, उसमें हम रहे। तो वहां पढ़ा। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश चला गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में पढ़ा 5वीं 6वीं, फिर पंजाब मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, फिर दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स में एमए की। उसके बाद मैं लेक्चरर बन गया, विद्यार्थी में चला गया, संघ का काम किया कुछ। तो ये मेरा इतिहास है। जब मैं जर्नलिस्ट बना तो मेरे को लगा कि यहाँ पर मैं इंग्लिश भाषी स्कूल में नहीं गया, और मेरी बैकग्राउंड भी कोई अच्छे स्कूल की नहीं है। परंतु अच्छा पत्रकार बनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसको सुन रहे हैं, कि पत्रकार बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई आपको पेडिग्री की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक चाहिए कि आपको मन से काम करना है। पत्रकारिता का मतलब ये है कि खबर इकट्ठी करके लोगों को देना। वो आर्ट में आने दिया, कि अगर वो आर्ट आपको नहीं आती तो उसके बिना आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। मैं कल के जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, आज के जर्नलिज्म की नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में आऊंगा। कल का जर्नलिज्म ये था कि आप खबरों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उसको लिखने की कला। कई बार वहां पर सब एडिटर होते थे, इंग्लिश में एडिटिंग रीराइटिंग होती थी। तो अच्छी खबर लेकर के आएंगे तो अच्छी भाषा में लोग लिखने वाले अलग से होते थे, क्योंकि मेरे को करेक्ट इंग्लिश लिखनी आती नहीं थी। मेरे को इंडिया टुडे में करेक्ट लिखनी सिखाया गया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता की, अभी सूरज जी ने कहा कि गोदी मीडिया, या हमारे को कहता है पेड मीडिया, स्पॉन्सर्ड मीडिया, ये सब नाम आज सुने जा रहे हैं, पहले कभी नहीं सुने जाते थे। पहले यही कहा जाता कि आप पॉलिटिकल हैं, कि मैं संघ से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस की जिम के अंदर लोग मेरे को मिलते नहीं थे। पर कांग्रेस वाले थोड़े लिबरल थे कि हर एक पार्टी, उनकी पार्टी में हर एक आदमी नेता होता था, तो वो सब लोग मिल जाते थे। परंतु पत्रकारिता के अंदर जब आप जाते हैं, गोदी मीडिया का जो नाम आज आने लगा है, किस लिए आने लगा है? कि लोगों को लगता है कि आज की पत्रकारिता जो है, जो उसको करना चाहिए वो कर नहीं रही है। इसके लिए आप किसी और को आप क्यों ब्लेम करते हैं? मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता ही पत्रकारों द्वारा ही डिफाइन की जाती है। अगर पत्रकार ठीक है तो पत्रकारिता भी ठीक होगी। अगर पत्रकार खराब हो गया तो पत्रकारिता भी खराब हो जाएगी। किसी और के जिम्मे आप नहीं डाल सकते कि मैं गोदी मीडिया हूं या कांग्रेसी मीडिया हूं। पत्रकार रिस्पॉन्सिबल है अपनी जॉब को ठीक तरह चलाने के लिए। कई बार मैं को जाता हूँ, मैं कई बार यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मेरे को शर्म आती है कि मैं पत्रकार हूँ। कि आजकल के पत्रकारों के बारे में जिस तरह की धारणा बनाई जा रही है, वो इसलिए बनी जा रही क्योंकि प्रिंट मीडिया में ये सब पूछ रहा है। कुछ टीवी चैनल्स की वजह से कोई टीवी चैनल एक तरह का स्टैंड ले लेते हैं। आज कंपटीशन ये नहीं है कि मैं किस तरह की खबर ला करके अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को देने वाला हूँ। आज कंपटीशन ये है कि मैं कितनी जोर से बोल सकता हूँ, कितनी जोर से अपने विरोधियों को समझा सकता हूँ या बैठा सकता हूँ। और एंकर भी चलते, एंकर आजकल के जो है मॉडरेट नहीं करते, उनका काम है एंकरिंग नहीं करना, एक्टिंग करना है। मैं इस बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब 26/11 का पीछे 26 जब बॉम्बे का हुआ था, मैं उस दिन बॉम्बे में था। बॉम्बे में रात को जब हुआ, मैं ताज वेस्ट एंड में ठहरा हुआ था, तो लैंड में, जो थोड़ा दूर है। तो ये ताज होटल जहाँ पर रखना हुआ था, ये कोलाबा के पास में है।
तो मैं वहां से जब खबर लगी वहां आक्रमण हुआ तो मैंने कहा चलो चले। मेरी वहां रिपोर्टर की थी इंडिया टुडे की, मैं सोचता कि कहाँ जाते हो सर, वहां बड़ा कुछ हो रहा है। मैंने कहा चलते हैं देखा क्या होगा। तो मैं रात के 10:30 वहां पर पहुंचा, काफी भीड़ पुलिस ने घेर रखा था और कम से कम 150 पत्रकार होंगे, 18 साल 20 साल से उम्र से लेकर के 55 साल वाला मैं भी था वहां पर। तो उसके अंदर जब रिपोर्टिंग करनी, मेरे को आज तक के ठीक, मैं आज तक में काम करता था, इंडिया टुडे का एडिटोरियल डायरेक्टर था, तो मेरे को कहा कि आपको रिपोर्टिंग लाइव करनी है। मैं 55-56 साल की उम्र के अंदर लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार था और मैंने वहां से की। मैं जिसकी बात अभी सुरेश जी कर रहे थे, वहां दिखाया जा रहा था कि कैसे होता है ऑपरेशन, मैं देख रहा था अपनी आंखों के सामने, पर मैं उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था जिसकी वो रेफरेंस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि हो क्या रहा है वहां पर, जो कुछ सामने दिखाई दे रहा था, जो सब देख रहे थे टीवी पे, मैं भी वही देख रहे थे, पर मैं अपनी आंखों से सीक्रेट लीक नहीं कर रहा था। परंतु मैं ये देख रहा था कि वहां पर बच्चे लोग जो हैं, जो नए जर्नलिस्ट थे, वो कभी सड़क पे लेट के भाषण दे रहे हैं, कभी इधर उठ के भाषण दे रहे हैं। मैं अपना माइक लेकर के भाषण दिया जा रहा था, वो बताया जा रहा था क्या हो रहा है। तो एक तरीका होता है कि आजकल क्या नाटकीय जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, न्यूज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कल की पत्रकारिता जिसको मैंने शुरू किया था, उसके लिए हमारे लिए 5 W बड़े इंपॉर्टेंट थे। W का मतलब है, हम कहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट। फर्स्ट W आर की क्या हुआ, वो खबर है हमारे लिए। कि तब इस तरह के मोबाइल फोन नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था। तो व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, कि आप याद रखिए कि खबर क्या है, कि क्या हुआ है, व्हाट। उसके बाद कब हुआ है, कहां हुआ है, तीसरा W, और क्यों हुआ है। ये 4 W बड़े इंपॉर्टेंट हमारे को बताई जाते थे। अगर आप एक पैराग्राफ की खबर लिख रहे हैं तो ये 4 W का अगर आपने आंसर नहीं किया, व्हाट तो आपको जान के पता है कि क्या हुआ, 4 लोग मर गए, आग लग गई, या वो नेताजी ने ये भाषण दिया, या किसी की डेथ हो गई, क्रिकेट में ये मैच है, ये हो गया। कहाँ हुआ वो भी आपने बता दिया, क्यों हुआ इसके बारे में कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। परंतु हमारा बताया जाता है कि आप दोनों साइड की बात सुन के आइए। जो हर एक कोई क्या वो कहेगा कि इसी ने किया, दूसरे का इसने किया, इसकी वजह से हुआ। आज भी देखते हैं आती है क्यों हुआ के वर्जन, एक टीवी चैनल में कुछ होता है, दूसरे में कुछ और होता है। परंतु हमारे को बताया जाता है कि आप जब तक दोनों साइड से बात नहीं करेंगे तब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्टिंग शुरू हुई कि आपने एक W और जोड़ दिया कि व्हाट, वेयर, व्हाई। अब नेक्स्ट आ गया कि व्हाट नेक्स्ट, इसका इम्प्लीकेशन देश के लिए क्या है। अगर डीमोनेटाइजेशन आज हुआ है तो इसका मतलब देश के लिए क्या है, इसका एनालिसिस भी करिए। फिर भी आप दोनों तरह की बातें रखिए। सुनने वाला जो है वो अपने आप फैसला करेगा, के जी सुरेश ने ये कहा, प्रभु चावला ने ये कहा, इसका मीनिंग ये होता है। तो जो सुनने वाला है उसको डिसाइड करना है कि के जी सुरेश ठीक है या प्रभु चावला ठीक है, तो अपना फैसला करेगा। परंतु आज तो क्या हो रहा है, आज का जर्नलिज्म ये है कि पहले मैं फैसला कर लेता हूं कि हेडलाइन क्या है। हेडलाइन ड्रिवन न्यूज है आजकल। पहले फैक्ट ड्रिवन न्यूज होती, तथ्यों के आधार पर खबरों की हेडलाइन बनाई जाती थी। अब हेडलाइन के आधार पर खबरें बनाई जाती है। ये आज और कल के अंदर फर्क है। आज डिस्कशन के अंदर आप देखते हैं टीवी के अंदर पहले सिर्फ हेडलाइन बना दी जाती है, उसके बाद डिस्कशन होता है क्या, अखबारों के अंदर भी यही होता है। तो खबरें जो आजकल जो हमारा बदनाम की जा रहा है वो टीवी की वजह से, कि फैक्ट्स आप इकट्ठे नहीं करते। आप क्या करते हैं, यू ड्रॉ द हेडलाइन फर्स्ट एंड लुक फॉर द फैक्ट्स लेटर ऑन टू फिट योर नैरेटिव। मैंने आज फैसला कर दिया कि ये सरकार खराब है, इस सरकार के पास कोई अच्छा काम नहीं है, तो मैं उस हिसाब से खबरें लिखा दूंगा। कि कई लोगों का मोटिवेशन होता है, कई बार होता है कि परिवर्तन जब हो रहा है, सत्ता का हो या किसी चीज का हो, जो परिवर्तन के स्टेटस को के फेवर में है, मैं उनको कहता हूं लिबरल्स आर द मोस्ट स्टेटस कोइस्ट। जितने भी लिबरल हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा बदलाव के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर पले हुए हैं, तो उसके अंदर पले हुए हैं, क्योंकि उनको मिला है उसके अंदर, क्या कहते हैं, इनहेरिट किया उन्होंने कि मैं भी अच्छे कॉलेज में गया, मेरा बेटा भी अच्छे कॉलेज में गया, उसकी अच्छी नौकरी थी, उसकी अच्छा एडिटर थे। इसलिए जो हमारा स्टेटस है उसको डिस्टर्ब नहीं हो, तो स्टेटस को रिपोर्ट करना एज इट इज, वो लिबरल जर्नलिज्म कहलाता है।
मेरे जैसे लोग जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास कोई भाई बाप नहीं था, अगर वो आकर के इंडिया की सबसे बड़ी इंग्लिश मैगजीन के एडिटर बन जाएं तो शायद उनको एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वो उसको कारण देना ढूंढना शुरू कर देते कि प्रभु चावला इंग्लिश मैगजीन का एडिटर या इंग्लिश चैनल में कैसे बन गया, ये कई बार एक्सेप्ट नहीं होता। ऐसे कोई नेता होते हैं जो कभी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रहे, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए थे, इंग्लैंड में पढ़ने नहीं गए, क्योंकि इंग्लैंड में तो पैदा नहीं था, इंग्लैंड कैसे जाएंगे। इस तरह के नेता अगर देश के अंदर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बाकियों को लगता है कि आउटसाइडर हमारे कल्चर के खिलाफ आकर के कैसे बन गया, तो रिपोर्टिंग उल्टी शुरू हो जाती है। कि आजकल की रिपोर्टिंग जो है वो जुड़ गई है आइडियोलॉजी के साथ, कि जो आइडियोलॉजी, जो डिसरप्शनिस्ट पॉलिटिक्स हुई है देश के अंदर, उसकी वजह से कई लोगों के धंधे डिसरप्ट हो गए, कई लोगों की एंटाइटलमेंट जिसको कहते हैं कि मैं इसका अधिकारी हूं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं। उसका असर दोनों तरफ हुआ है। जो लोग पहले सत्ता में नहीं थे उनको सत्ता मिल गई तो उनको लगा कि हम तो परमानेंट सत्ता में आ गए, तो जो सत्ता से बाहर हो गए हैं उनके खिलाफ जितना प्रचार कर सकते हैं आप करिए। ऐसे पत्रकार मैं बता रहा, हालांकि जब वो पावर में थे उन लोगों ने इन लोगों के इतना मैं तो इसलिए पर्सनल खुद बोल रहा हूँ, 2002 से लेकर के 2012 तक जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीडिया ने प्रचार किया, वो मीडिया नहीं था, वो रिपोर्टिंग नहीं थी, वो एक कैंपेन था कि किसी एक आदमी को एकदम ऐसा बना दो, अनटचेबल बना दो। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक बार उनका इंटरव्यू कर रहा था 2003 के अंदर, 2004 के अंदर, जब मैं पांच में लास्ट इंटरव्यू किया था, 8 में लास्ट इंटरव्यू, सीधी बात करने गया उनके पास अहमदाबाद के अंदर। मेरे को इंटरव्यू उन्होंने दिया, कह लगे प्रभु जल्दी करो इंटरव्यू, मैं उनको पहले 40 साल से जानता, जब वो मोर्चा में थे उस वक्त से जानता हूँ, तो थोड़े देर डिस्टर्ब लग रहे थे। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या बात क्या है? कहते हैं तुम इंटरव्यू करो, चलो जैसे उनके आते देखते हैं आप बड़े रब से बोलते हैं। मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उसका नाश्ता वास्ता कराया, कहने लगे मेरे को जाना है लंदन, मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना है, वहां से लंदन। तब तक हमने नाश्ता खत्म किया, उनका सेक्रेटरी आया, उसने आके बताया सर आपका तो वीजा ही कैंसिल हो गया। मतलब जो आदमी तैयार बैठा जा करके, तो उसके साथ अखबार वालों ने सपोर्ट किया कि वीजा ठीक कैंसिल किया। भाई वो आपके देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, देश के अंदर आप उनका काम स्वागत, जब बाहर जो मर्जी कर, बाहर के तो सपोर्ट करिए, देश के अंदर जो है कारण लिखिए। वही जो आज 10-12 साल के बाद वहां के हाई कमिश्नर सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे ऊपर आकर मिलने के लिए। तो मैंने कहा उस पर रिपोर्टिंग जो है कि हमारा एक व्यक्ति जिसको हम पसंद नहीं करते उसके ऊपर किसी की किस्म की हो रही हो, मीडिया उसको अपना एंगल लेकर के सपोर्ट करना शुरू कर दे, यहाँ से सिग्नेचर करके लिखे जाए बाहर की इनको वीजा मत दीजिए, ये रिपोर्टरों का जिम्मेवारी नहीं थी। कई बड़े एडिटरों ने उसके ऊपर साइन की है। तो मैं कह रहा हूं कि अपने जो है अपने आप को किसी पक्ष के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में एक बिगनी है जिसमें मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। मीडिया जो है 2014 तक लगभग, मैं कह रहा हूँ, मैं पाट रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरा हर बार यही रहा कि कल्चरल आइसोलेशन, क्योंकि मेरे को ठीक तरह से कांटे और छुरे खाना नहीं आता, या मैं किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गया। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े एडिटर्स और बड़े बड़े ऐसे लोग थे अधिकारी जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े थे, वो मेरे से दूर हटते थे। परंतु पत्रकार था, मैं अच्छी मैगजीन में काम करता, अच्छी स्टोरी करता रहता था, तो शायद तो उस डर के हमारे में से बात भी करते थे, खबरें भी दे देते थे। परंतु मेरे कहने का मैं किस लिए क्या कह रहा हूँ आज और कल के अंदर, कि कल का मीडिया जो था वो आइडियोलॉजी ड्रिवन था, वो क्लास ड्रिवन था। क्लास का मतलब अच्छे लोग, अच्छे प्रांत लोग जो हैं, इंग्लिश मीडिया जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि रीजनल मीडिया आज भी ठीक ठाक है, पहले भी ठीक ठाक था। रीजनल मीडिया के अंदर क्योंकि धरती से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, उनकी खबरें अभी भी अच्छी से होती हैं, सच्चाई होती है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अंतुलय की स्टोरी जब किसी ब्रेक की थी अरुण शौरी जी साहब ने, सबसे पहले वो मराठा टाइम में छपी थी, महाराष्ट्र एक छोटे अखबार में छपी थी, उसके बाद यहाँ थी। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं डिजिटल प्रिंट मीडिया के अंदर जिसकी वजह से वहां पर खबरें, क्योंकि वो धरती के साथ जुड़े हुए हैं। कल का मीडिया जो था वो धरती से जुड़ा हुआ था। आज का मीडिया जो है आसमान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसमान है इंटरनेट, वायरलेस कम्युनिकेशन है, आपको खबर आती है फोन के ऊपर, व्हाट्सएप आता है, आप उसको चला देते हैं। तो धरती से उठ करके जब आपकी खबरें ऊपर से आनी शुरू हो गई तो चेक करने का तरीका ही नहीं। हम लोग रिपोर्टर जो थे सुबह जब उठ करके मिलने जाते थे लोगों को, जो फिजिकल कॉन्टेक्ट, हमारे महर्षि नारद जी थे,
उनके बारे में अलग अलग की, तो जो जिनको लिबरल लोग हैं मजाक उड़ाने का उनका आदत है कि इंडियन जो सिंबल ऑफ हेरिटेज हैं उनके बारे में मजाक उड़ाना, उनको चुगल बोलते। भाई चुगल और क्या मतलब, वो एक खबर लाते थे, दूसरों के खबर देते थे, फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से देते थे। सबसे बड़े पत्रकार जो थे वो सीधी खबर मिर्च लगा के नहीं देते जैसे आजकल क्या। तो नारद जी का जो मॉडल था कि जो सुना जो देखा वैसा का वैसा परोस दिया आगे वाले को, और उससे जो सुना वो ला करके तीसरे को परोस दिया। अपने आप फैसला करेंगे तीनों मिलकर के क्या क्या सच है क्या झूठ है। परंतु आज जो है फिजिकल कांटेक्ट खत्म होने की वजह से देयर नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द न्यूज गिवर एंड न्यूज डिलीवरर। जो खबरें देता है और जो खबरें दिखाता है उन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। आंख से आंख मिलाकर के जब आप खबरों को सुनेंगे तो बोलने वाला भी झूठ बोलने से डरेगा। जब आप व्हाट्सएप आपके पास आ जाता है, उसको आपने चला दिया फटाफट, फैशनेबल कपड़े पहन लिए या अच्छी अंग्रेजी में दिखा दी, वो आज की पत्रकारिता जो है वो फिल्म स्टार के अंदर नकली पत्रकारिता ज्यादा बन गई। आज की पत्रकारिता में अलग अलग जिसके कहते हैं स्पेशल इफेक्ट, आप डिजिटलाइज कर देते हैं, एनिमेशन कर देते हैं, तो अपने आप को एनिमेट करना, उसको अलग से बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि उसके बाद सबसे बढ़िया क्या हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया बदनाम क्यों रहा है। टीवी चैनल जितने हैं आज के 700 टीवी चैनल हैं, 250 चैनल हैं। अगर आप मेन इंपॉर्टेंट चैनल्स को देख लीजिए, रीजनल चैनल भी देख लीजिए, वो भी नकल करें नेशनल चैनल की, उसमें क्या है, शाम को 7 बजे के बाद आपको जो पॉलिटिकल लीडर्स भाषण करते थे पहले जमाने में एक दूसरे के खिलाफ, आजकल एंकर वहां बैठाकर 10 लोगों को गाली दिलवाना शुरू कर देते हैं। 56% मैंने काउंट किया है, 56 लोग हैं इस देश के अंदर जो हर टीवी चैनल के नैरेटिव को डिक्टेट करते हैं। वो आपको एक चैनल पे दिखाई देंगे, दूसरे चैनल पे दिखाई देंगे, तीसरे पे दिखाई देंगे। आपको पुराने किस्म के कन्वेंशनल जर्नलिस्ट टीवी के ऊपर पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आजकल जो नए लोग आए हैं वो लोग कन्फ्रंटेशन में, फैक्ट चेकिंग में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी नॉलेज भी लिमिटेड है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आज के पत्रकारों की जो बात कर रहे थे, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो आज की पत्रकारिता जो है कल की पत्रकारिता इस मामले में डिफरेंट है कि आज को पकी पकाई इंस्टेंट फूड, मैकडोनल्ड का हैमबर्गर आपको मिल जाता है, पिज्जा रेडीमेड मिल जाता है, आपको बनाना कुछ नहीं पड़ता। तो रेडीमेड जर्नलिज्म है जिसमें इंस्टेंट फूड आपको मिल रहा है, इंस्टेंट खबरें पकी पकाई मिल रही हैं, उसको आप अपने श्रोताओं को, अपने लिख पढ़ने वालों को सर्व कर एक टीवी चैनल के ओनर ने कहा, मैंने कहा सर क्या क्या हो रहा है आपके चैनल में, तो उन्होंने मेरे को क्या कहा कि प्रभु तुम क्या सोचते हो, टीवी चैनल 24 आवर्स है, 24/7 कितने मिनट होते हैं। मैंने कहा इतने मिनट होते हैं। कहते अगर 1 मिनट पहले गलत खबर चल गई तो बाकी मिनट में करेक्ट हो सकती है ना। तो मैंने कहा ये तो लॉजिक नहीं है, पहले खबर गलत चली क्यों, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि एक्सक्लूसिव। अगर आप देखते होंगे टीवी चैनल, हर टीवी चैनल की खबर एक्सक्लूसिव है। मैं उस दिन देख रहा था, किसी का इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर लिया सबने और एक ही टाइम पे सब चला रहे हैं, मतलब 5 टीवी चैनल पे एक आदमी बैठा हुआ है, सब कह रहे हैं एक्सक्लूसिव। अगर ये जर्नलिज्म है कि मैंने एक इंटरव्यू किया 4 बजे रिकॉर्ड किया, दूसरे 4:30 बजे किया, 5 बजे किया, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि पत्रकारिता इसलिए बदनाम हो रही है कि हम में से मेहनत करने के लिए लोग तैयार नहीं है। हमारे मालिक हमारे को उतने फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं जो पहले देते थे, कि इकोनॉमिक सूट नहीं करती। कोई कहता कि जो जर्नलिज्म जो है एक मिशन है, नो, मेरा शुरू से मानना ये है कि जर्नलिज्म मिशन नहीं है, ये भी बिजनेस है, पर प्रॉफिट के लिए नहीं है। इसलिए इसके अंदर थोड़ा फर्क है। जो पहला जर्नलिज्म हम लोगों का था वो तथ्यों पर आधारित हुआ करता था। तो परिवर्तन आज में यही आया है कि तथ्य आपके पास नहीं है, कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती चली जा रही है। उसका कारण ये है कि जिस तरह के लोग हर जगह पर कब्जा करके बैठे हैं, मैं सरकार को नहीं ब्लेम करता, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, इंफॉर्मेशन लोग देते नहीं है और लेने वालों की भी कमी है, क्योंकि आजकल टीवी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंट पत्रकार जो है, मैं मशहूर कैसे हुआ, जब मैं सीधी बात करने लग गया। उससे पहले 25 साल तक मैंने
प्रिंट जर्नलिज्म किया, लोग मेरा नाम जरूर जानते थे कि अच्छी पत्रकारिता से नंबर पत्रकार से इंडिया टुडे नाम छपता था, सब मेरे को इंडिया टुडे, प्रभु चावला इंडिया टुडे के नाम से जानते थे। सीधी बात बाद में जानने शुरू किया। सीधी बात ने मेरे को एक पब्लिक आइडेंटिटी दी। पहले इनविजिबल बायलाइन थी, एक प्रभु चावला कौन है, कभी कभी फोटो लेटर फ्रॉम द एडिटर में आ जाती थी तो हम खुश हो जाते थे। तो जब टीवी पे आने लग गए तो लोगों ने देखा जिस तरह की तीखी बात मैंने की। अब सुरेश जी ने कहा कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैंने बंद कर दिया। उसका कारण क्लियर है कि मैंने जब शुरू किया, पहले तरह के लोग थे, कुछ लोग मेरे जान पहचान वाले पहले वाले, तो उनसे जब बात की तो वो तो आगे बेचारे, उनको पता है मेरा नेचर क्या है। उसके बाद के जो लोग हैं उन्हें सबने टीवी पे आना मेरे साथ सीधी बात करने के लिए मना कर दिया। एक लीडर की बात मैं बता रहा हूँ, उसने मेरे को कहा मैं सीधी बात का आपके साथ, मैं तो इंटरव्यू देता ही नहीं। मैं 10 दिन तक उसके पीछे पड़ा रहा, सत्ताधारी है। और जब दिल्ली में आए वो लोग, पता लगा कि मेरे ही चैनल किसी और को बुला के उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, मेरे को नहीं दिया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कहते यार तुम्हारे को इंटरव्यू क्या, मतलब मेरे पास ऑप्शन है, दूसरा आदमी कर रहा है मेरे साथ इंटरव्यू, मैं तुम्हारे क्यों दूं। तो उस आदमी के बेचारे को पता नहीं था, मेरे एडिटर को भी उसको बाद में बताया कि मैंने इसे इंटरव्यू मार रखा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कौन प्लाइबल है। अब तो ये है ना, अगर इंटरव्यू आपको करना है तो क्वेश्चन भी वही डिसाइड करेंगे, आंसर भी वही डिसाइड करेंगे, एडिटिंग भी वही करेंगे, किस चैनल या किस अखबार से कौन व्यक्ति इंटरव्यू लेगा वो भी वही डिसाइड करते हैं। एक पार्टी का नहीं है ये, हर पार्टी में ये हो रहा है, क्योंकि माध्यम बहुत सारे हैं। अगर आप एक चैनल चाहने वाला आपको ना करता है कि मैं फलाने को नहीं भेजूंगा, मैं तो प्रभु चावला को भेजूंगा, तो दूसरे चैनल के पास चले जाएंगे कि वो कर लीजिए। तो आप देखते होंगे कि 3 4 5 6 लोग हैं जो खास किस्म के लोगों को इंटरव्यू करते हैं, दूसरी तरफ 3 4 2 4 लोग हैं जो खास किस्म के इंटरव्यू करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंकर्स का होना शुरू हो गया है। मैंने 640 इंटरव्यू किए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं। इस सेकंड दौरान में जब मैंने सेकंड कमी आई तो मेरे को लगा कि क्या पत्रकारिता बदल गई है, क्या राजनीति बदल गई है, क्या हर चीज बदल गई है। इवन फिल्म स्टार जिनसे मैंने पहले 9 इंटरव्यू की, शाहरुख खान से की है, अमिताभ बच्चन जी के साथ 4 इंटरव्यू किए, सचिन तेंदुलकर के साथ इंटरव्यू, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इंटरव्यू नहीं किया होगा मैंने, सिवाय सोनिया जी के। सोनिया जी मेरे को मिली जरूर, पर इंटरव्यू देने से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि लिखित में चिट्ठी लिखी थी कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगी, आपसे सीधी बात जरूर करूंगी, पर नहीं किया उन्होंने, अपना नेचर ठीक है, मैं फोर्स नहीं करता किसी। कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता आज की जो है अपने अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर रही है। मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पब्लिक इंटरेस्ट में। इंडिया में ये भी प्रॉब्लम थी, जो सुरेश जी बता रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में लोग सोचते नहीं थे। अभी भी कई पत्रकार ऐसे हैं जो इंडिया को ज्योग्राफिकल बाउंड्री मानते नहीं है जब खबरें की बात आती है। अगर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन को रिपोर्ट नहीं करता, उनके यहाँ कुछ भी होता है, इतनी बड़ी आग लगी वहां पर, ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया, किसी ने कुछ उनके बारे में लिखा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। पर तो हमारे यहाँ थोड़ी सी आग भी कहीं लग जाए तो सुबह से शाम तक आप 500 लोग खड़ा कर देते टीवी के ऊपर, इसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है। पत्रकारिता का अधिकार ये है कि खबरें लाना। हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम चिल्लाते तो रो रहे हैं कि हमारे को फ्रीडम एक्सप्रेशन है, कर्व किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। किसने कर्व किया है, कौन सा बैन? आप करिए जो करना चाहते हैं भाई, जिसको पसंद नहीं है आपको ये चूज करना है। मेरे बारे में जब मैंने कहता था कि मेरे से कहते थे लोग कि सीधी बात में आपका नेक्स्ट गेस्ट कौन है, मेरा जवाब होता था कि मैं एंकर हूं, मेरे यहाँ कोई गेस्ट नहीं होता, मेरा टारगेट होता है। कि मेरा काम है कि मैं श्रोताओं की तरफ से, जो देख रहे हैं लोग, उनकी तरफ से खड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा फर्ज है कि आपसे बातें निकलवाना या आपको आपके कैरेक्टर के बारे में लोग को दिखाना कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी है। ये एक इमेज बनती है पॉलिटिशियन की या फिल्म स्टार की, ये ऐसा है। तो उस वो पर्सनैलिटी जो दिखाई देती है, क्या वो सच्चाई है? मेरा काम ये था। तो मैंने कभी किसी को सर नहीं कहा जब इंटरव्यू में है, उनके पास जरूर एड्रेस किया होगा। तो जब आप मान के चलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से नहीं बोल रहा जो मेरे सामने बैठा है, तो वो पत्रकारिता में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको खबरें निकालनी। तो आज की पत्रकारिता में ये फर्क है कि आपने अपने फंडामेंटल राइट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन उसको सरेंडर कर दिया और ब्लेम करते हैं कि नहीं फलाने ने कर दिया, उसके डर से कर दिया, रेड हो जाएगा। भाई हर पॉलिटिशियन जो पावर में होता है
उसका ये इंटरेस्ट होता है कि मेरे खिलाफ कम से कम छपे। हर एक इंडस्ट्री का ये फर्क होता है कि उसके बारे में बुरी खबरें नहीं छपे। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह से हमारा बदलाव हुआ है। न्याय का आपने नाम सुना होगा, अभी उसका आईपीओ आया, लिस्टिंग हुई है, 2,500 के अंदर शेयर लिस्ट हुआ एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता बाद उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट आई प्रॉफिट की, उसमें 96% प्रॉफिट डाउन हो गया। मेरा सवाल है, पत्रिका मैंने अपनी सोशल मीडिया पे बताया कि मेरे को ये समझाने की कोशिश की जाए कि जब एक फर्म का फाइनेंशियल रिजल्ट ड्यू थे, उससे पहले उनको आईपीओ की परमिशन किसने दी और किस पे से दी, ऐसा कोई लॉ है कि नहीं है? मैं ये नहीं कहा गलत है या ठीक है, कि जिसको पता है, जिस मालिक को पता है कि मेरे प्रॉफिट गिरने वाले हैं, उसने अपना शेयर जो 1,500 रुपए का था 2,500 में बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद जिसने खरीदा होगा उसके 2,500 के 1,500 वापस हो गए, तो किसका नुकसान हुआ? कि आईपीओ से पहले, मैं पत्रकार जो बैठे अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, कि आईपीओ से पहले क्या होता है, जो कंपनी आईपीओ में जाती है वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को पहले शेयर इशू करती थी एक डिटरमिन प्राइस के ऊपर, कि 1,500 रुपए का प्यार है, आप 1 लाख खरीदेंगे, बल्क इन्वेस्ट करेंगे तो आप इतने में खरीद लीजिए। ये 100, 150, 400 लोग मिलकर खरीद लेते हैं, और उसके बाद जब लिस्टिंग होता है वो सारे के सारे या तो बेच देते हैं, पैसे बना के बाहर निकल जाते हैं। तो इतना बड़ा, अगर मैं इसको समझता हूँ ये अनएथिकल हुआ, और उसके बारे में किसी अखबार में लिखा है, क्वेश्चन तो रेज करिए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला आईपीओ है जो इतने % कन्वर्ट हुआ, और उसके एक 15 दिन हम कैसा देते हैं। हाँ जी, आप ठीक। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी की जो मैं बात कर रहा था आपसे, क्रिप्टो करेंसी अपने आप में इनविजिबल करेंसी है। कर्नाटका में स्कैम हो गया, इसका पता नहीं मालिक कौन है, कौन चलाएगा, इसके बारे में लॉ बन जाती है, ठीक है, प्रोग्रेसिव है, एक मेजर है। तो जब आपने शुरू हो गई क्रिप्टो करेंसी, एक हर टीवी चैनल के ऊपर देखते हैं कि जो एंकर बैठा है उसके ऊपर लिखा है स्विच का एक कंपनी का नाम, प्रमोट किए जा रहे हैं। कोई लॉ नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, आरबीआई ने कहा था इलीगल, उसका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलीगल नहीं है, बैन नहीं लगा सकते, परंतु कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए था। अब शुरू कर रहे हैं, जबकि इसका एक बिजनेस जो कर्नाटका में स्कैम हुआ है, पहले से हुआ है, 50,000 करोड़ कोई कह रहा है, कोई 20,000 करोड़ कह रहा है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे चल रही है, जिसके ऊपर बच्चे आजकल के इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अगर आप देखिए लोटोलैंड, गैम्बलिंग शुरू हो गई टीवी के ऊपर। हो ठीक है, क्या हम अमेरिकन या बिजनेस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं करते? गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, और आप दिखा रहे हैं लोटोलैंड हमेशा टीवी के ऊपर, क्यों दिखा रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? ये सब रिपोर्टिंग जो है, जो आपने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कौन डिफाइन करेगा? तो आज का जर्नलिज्म जो कह रहे हैं उसके अंदर इकोनॉमिक्स ज्यादा है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि सोशल इंटरेस्ट बहुत कम दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि मीडिया सबसे बड़ा विक्टिम कोरोना वायरस का रहा है। आज मैं देख रहा था, ट्वीट किया नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उन्होंने कहा आई विश ऑल द गुड माय जर्नलिस्ट फ्रेंड एंड व्हाट नॉट, they should have a good freedom of expression, whatever, but they should refrain from disseminating what they call spreading infodemic. एक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का जो रेस्पेक्टेबल है, इंफोडेमिक उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पेंडेमिक जो हमारा है, हमारा मीडिया को इंफोडेमिक कह दिया किसी एक मुख्यमंत्री, जो बहुत कम बोलते हैं, उनको बोलते सुना ही नहीं किसी ने। तो आज का मीडिया इंफोडेमिक बनने की कोशिश कर रहा है। एक तरह है कि लोग कहते हैं कि हमारे को इंटरव्यू नहीं देते, हमारे को मिलते नहीं है। तो पत्रकारिता की परिभाषा क्या है, पत्रकारिता का काम क्या है? मेरा जो शुरू से कहना है, जो रामनाथ गोयनका जी ने मेरे को एक बार कहा था, उसको मैं रिवाइंड करके कह रहा हूँ, फियर नन, फेवर नन, दैट वाज द स्लोगन।
वो आज नहीं है। फियर भी करते हैं लोग, फेवर भी करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारी इतनी खराब हुई है कि अगर आप देखेंगे इसकी वजह से मीडिया की पिटाई हो रही है। पिटाई इन द सेंस कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इज डाउन बाई ऑलमोस्ट 60%। वो डाउन जा रही थी, पेंडेमिक के दौरान और ज्यादा गिर गई। जिन्होंने खरीदना बंद कर दिया उन्होंने दोबारा लेना नहीं किया। टीवी व्यूअरशिप ऑफ इंग्लिश न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, इज डाउन बाय 40%। टोटल व्यूअरशिप हिंदुस्तान की बढ़नी चाहिए थी, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से अखबार पढ़ना चाहिए था लोगों को, वो सब कम होता चला जा रहा है। ये एक डेंजरस साइन भी है फ्यूचर के लिए। कल आने वाले कल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कंटेंट कहाँ से मिलेंगे। अब इंफॉर्मेशन न्यूज का काम नाप दिया गया कंटेंट है। न्यूज को अगले आने वाले समय में प्रोडक्ट की तरह, जैसे साबुन बेचते हैं या घी बेचते हैं या चाय बेचते हैं, उस तरह से न्यूज को भी बेचा जा रहा है। पहले भी बेचा था, अब अगले आने वाले समय में ऐसे ही बेचा जाएगा कि न्यूज के अंदर मिर्चे लगा करके, एक्सक्लूसिव लगा करके, सुपर एक्सक्लूसिव लगा करके इस तरह के न्यूज बेचेंगे, एक्सक्लूसिव न्यूज बेचेंगे। अब क्या है, क्रिकेट वाले भी इंफॉर्मेशन बनने का रिपोर्टर बन गए, फिल्म स्टार उन्होंने अपने ब्लॉग शुरू कर दिए, अपने इंस्टाग्राम पे एक अंदर करने शुरू कर दिए। ट्वीट करने के लिए एक एक फिल्म एक्टर 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहा है। वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट अच्छा है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे आप, या ये स्टोरी उन्होंने अपनी बता दी, पहले हम उनके बारे में लिखते थे, वो अपने बारे में। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमारा जो नीरज अभी जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, आपने सुना नहीं होगा, उनकी पर्सनल फोटो लाइब्रेरी की वैल्यूएशन जो चल रही है आजकल, वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है। अपनी एक फोटो अगर वो बेचेंगे तो वो अपने डिसाइड करेंगे कितने की बिकेगी। तो जब कमर्शियल एंगल आ गया हर चीज के अंदर, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ नहीं होंगी। हर फिल्म स्टार हमारे को कहता है अगर मेरा इंटरव्यू कर रहे हो आप लिख के दीजिए, इसको आप अपने चैनल के अलावा किसी और जगह नहीं चलाएंगे। तो इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग विल बिकम लाइक ए प्रोडक्ट, उसकी कीमत होगी, और कीमत कंज्यूमर देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज का पत्रकार इसलिए परेशान है कि अखबार पढ़ने वाला अखबार की कीमत नहीं देना चाहता। अखबार जो आज 16 पेज का आपको दिया जाता है वो कॉस्ट करता है लगभग लगभग 24 रुपए, और उसको बेचा जाता है 2.5 रुपए 3 रुपए के अंदर। तो 22 रुपए कहाँ से आएंगे, विज्ञापन से आएंगे। विज्ञापन कौन देगा, पॉलिटिशियन देगा या उद्योगपति देंगे। वो क्यों देंगे, क्यों, उनके पास अपने माध्यम है। जैसे जैसे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया खुदा जा रहा है, हर परिवार ने, हर कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपना एक डिजिटल मीडिया बना लिया, यूट्यूब चैनल खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, इंस्टाग्राम खोल दिया। तो आपको उन्हीं के माध्यम से खबरें मिलेंगी। जो न्यूट्रल मीडिया जो चलता था कल के अंदर वो डिसअपियर हो जाएगा। ट्विटर के अंदर आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड न्यूज आती है, फेसबुक पर देखेंगे, लोग देखते हैं आजकल। अगर गांव के लोगों को देखेंगे वो तो अपने लगे रहते हैं यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आते रहते हैं, उनसे सीधी खबरें वो देखते हैं, मिलियन देखने में आते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा लालच है जिसके अंदर घटिया खबरें दी जा रही है कि यूट्यूब ने कमर्शलाइज कर दिया है। छोटे छोटे गाँव के लोग या छोटे छोटे पत्रकार खबरें बनाने के बाद उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए आने शुरू हो गए। आपने गडकरी जी के बारे में पढ़ा ही होगा, उन्होंने कहा कि मेरे को यूट्यूब से 3 लाख रुपए नहीं आ जाते। किस लिए आते हैं कि उनकी जो भाषण है लोग देखते हैं, जो बोलते हैं मजेदार बोलते हैं, देखते हैं। तो गडकरी जी को हमारे ऊपर क्या डिपेंड कर रहे हैं, जब उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं हर महीना, इसका मतलब ये है कि करोड़ों लोग देखते हैं उनको। तो ये जो न्यूज डिलीवरी का सिस्टम जो है, होम डिलीवरी जो हो रही है आपकी, पहले एक हॉकर साइकिल पे आता था अखबार देने के लिए, अब आपको जरूरत नहीं है। आपको हर पॉलिटिशियन, आपको देखना ये है कि आप किसका यूट्यूब चैनल देखेंगे, किसका फेसबुक पढ़ेंगे, किसका ब्लॉग पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ ऑप्शंस आपके पास होंगे कल आने वाले में, जिसमें आप एक उसके अंदर कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पर आपने देखे सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी आप चुनिए। तो आज का जो मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया कहिए, चाहे स्पॉन्सर्ड मीडिया कहिए, चाहे पेड मीडिया कहिए, वो इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से आज का पत्रकार दबा हुआ है। इंटरनेशनल प्रेस डे के दिवस के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब तक पत्रकारिता में नहीं आएगी, इकोनॉमिक डिपेंडेबिलिटी ऑन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट जब तक नहीं हटेगी, तब तक इस देश के अंदर पत्रकारिता का भविष्य बड़ा ही गड़बड़ है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे को आप सपोर्ट करिए। आप देखते हैं कई वेब फोटोज हैं, मीडिया एजेंसीज हैं जो मोटिवेटेड है, रोज लिखती हैं कंट्रीब्यूट करिए, ये करिए, वो करिए, पर खर्चे बढ़ गए काफी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा सस्ता है, इंटरनेट पे अगर शुरू करते हैं कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता।
डिलीवरी सिस्टम बड़ा सस्ता हो गया है, उसकी वजह से डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, आपके पास एक्सेसिव कंटेंट है जिसको आप कंज्यूम करने में परेशान हो सकते हैं। तो आज में जो आज का दिवस है, मैं ये चाहूंगा कल आने वाला जो है बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक किस्म से होगा। मीडिया नाम की कोई चीज नहीं होगी, ओनली कंटेंट होगा, खबरें नहीं होगी, कंटेंट होगा कि आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, इनविजिबल होगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, रियलिटी क्या होगी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो आज, कल, आज और कल, जो कल जो था, जैसे हम कहते हैं भारत एक सोने की चिड़िया थी, मैं कहूंगा कि मीडिया जो भारतवर्ष का था एक सोने की चिड़िया थी, और अभी वो चांदी की बनी है, कल वो तांबे की भी नहीं रहेगी अगर इस तरीके से चलता गया। तो आप जो बैठे लोग हैं, इसको सोने की चिड़िया को कैसे बनाना है, ये आप बच्चों के ऊपर डिपेंड करना है कि आप डरिए मत किसी से, किसी फेवर मत करिए, जो इलेक्ट्रिक मीडिया उसका प्रयोग कीजिए, जितना से ज़्यादा करेक्ट न्यूज़ दे सकते हैं अपने माध्यम से हर सोशल मीडिया को ज्वाइन करिए, जहां आप गलत चीज पढ़ते हैं उसको करेक्ट करिए। आप जैसी आर्मी जो करेक्शन के लिए खड़ी होगी, जो भ्रामिक बनाए जा रहे हैं हर तरह से कि हम जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे इंडिया, खतरा जो इंडिया को होने वाला है वो होगा बाहर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि जैसे हमारा इंडिया स्ट्रांग होगा, इसको डिवाइड करने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए हर तरह की भ्रामक खबरें माध्यम से फैलाई जाएंगी, उसको कंट्रोल करनी कल के जब पत्रकारों को तैयार होना पड़ेगा कि केवल फैक्ट उनके ऊपर जाएंगे, इसके अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं कोर्ट के अंदर, मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप नए पत्रकारों को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कल के बारे में जब शुरू करें काम, तो आप कहिए कि मैं केवल सच लिखूंगा या लिखूंगी, सच के अलावा दिखाऊंगी ना मैं लिखूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु चावला जी आज के उद्बोधन के लिए। अब मैं कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो कुछ ब्रेक करिए आपकी आवाज। जी जी ठीक, मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ जो मौजूद है आ सकते हैं, तो यहाँ के सवाल पूछ लीजिए। एक मिनट पढ़ दीजिए आप सवाल। Good afternoon and I was grateful if the house allows me to ask questions in Punjabi. सर मेरा सवाल आपसे है, सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर, कि आप अनडिवाइडेड इंडिया से ही आप अगर कह सकते हैं कि आजादी से भी बड़ी उम्र का अगर हमारे साथ कोई बैठे तो वो आप हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत लंबा वक्त देखा, आपने सिद्धि गल की थी, देश अच्छी बातें भी थी सर, आप अणबद्ध भारत का भी हिस्सा रहे। तो मेरा सवाल है कि विचारधारा की गल वखरी होगी और ओदे मगरों भावे जेड़ा भी मीडिया हो तो स्वरूप देख ले, चाहे प्रिंट मीडिया होवे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होवे, चाहे डिजिटल होवे, रिसर्च एटीट्यूड किसी भी को मगरों नजर नहीं आता। ऐसे सवाल मैं केजी सुरेश सर नाल भी कितना जब मैं होता इंटरव्यू किया, तो मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ यही है कि ਅਸੀਂ इस स्थिति ਨੂੰ किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। आपका सवाल जब मैंने समझा है कि सबसे कठिन दौर कौन सा होता है, जब उसकी बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं, उसका कैसे हम मजबूती के साथ हमें सामना कर सकते हैं, यही सवाल है ना आपका। सर मेरा सवाल है विचारधारा को वखरी गल करते कि जो रिसर्च एटीट्यूड जो शोधां ਦਾ रुझान ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ जो इस वक्त दिख रही सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक, देखो पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, एक पत्रकार की सबसे पहली एसेट क्या होता है, एक स्किल क्या है उसकी खबरें निकालने की। पहले आपको डिपेंड सोचना है कि आप क्या खबर लेने जा रहे हैं, खबर डिसाइड भी करनी पड़ेगी ना आपको। एक तो खबर है कि आपको चलते चलते जैसे फोटोग्राफर का काम होता है, उसके साथ कोई डिफाइन नहीं होता, उसके बाद हाथ में कैमरा होता है, कई अच्छी फोटो मिल गई उसके लिए वो खबर बन गई अच्छी कैमरा। एक पत्रकार होता है, उसको एक कॉर्पोरेशन बीट मिली होती है, किसी को पॉलिटिक्स बीट मिली होती है, किसी को और बीट मिली होती है, तो हर एक को एक किस्म से बीट मिली होती है, उसके चक्कर में सबमिटिंग करता है। जब आप फैसला कर लेते हैं कि मेरे को आज इस एरिया में जाना है, ये काम करना है, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है उसके अंदर कि मेरे को किससे ये खबर मिल सकती है। एक आदमी के पास, जब तक उस आदमी के पास जाएंगे, आप हमेशा प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर ध्यान रखिए। रिसर्च का है, पहले तो पढ़िए उसके बारे में,
आजकल तो बढ़ना बहुत आसान है, वेब आपके पास है, इंटरनेट है, आपको किसी मेरे बारे में जाना है तो आपको 1,72,000 पेज मेरे हैं, उसमें 1,72,000 भी पढ़ेंगे, आप 10,000 रुपये 10 भी पढ़ लेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जब आपको पता है, हमारे ज़माने में ये सब नहीं था, हमारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस ज़माने में किसी के बारे में लिखने के लिए। पहले अखबार पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो, फिर जाकर के पूछो उससे सवाल। पर आपके पास तो पहले से तैयार है, उसको आप पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो आपको सवाल पूछना है किसी मंत्री से या किसी अधिकारी से, तो आपके पास सवाल तैयार करके जाइए। आजकल के पत्रकार पता नहीं होता क्या पूछने जा रहे हैं, क्यों पढ़ते नहीं। एक लड़की ने इंटरव्यू किया, मैं नाम बनाना चाहता टीवी चैनल के लिए, उसने इंटरव्यू कर लिया सारे मिनिस्टर का, उससे वो पूछती है, उसके बाद आफ्टर कोalition गवर्नमेंट की बात है, उससे उससे पूछा उसने, तुम मिनिस्टर हो, प्लीज टेल मी सर विच पार्टी यू बिलोंग टू। तो इस तरह की पत्रकारिता जब होती है, उसमें इंटरव्यू डिटेल रख लेते हैं, तो ये बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कैसे रिसर्च करके क्या करें। चैलेंज ये है कि जिस विषय पे आप पत्रकारिता करने जा रहे हैं या खोजी खबर करने निकालने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को कहाँ से खबर मिलेगी, कौन व्यक्ति देगा, उसके बाद चेक किससे करनी, ये चुनौती है। तो जब तक आप अपने साधनों का, मेरा ये है कि एनी मीन इज गुड फॉर गेटिंग गुड स्टोरी, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कुछ भी तरीका हो, साम दाम दंड दे सब अपनाने पड़ते हैं, परंतु खबर के लिए, किसी और काम के लिए नहीं। नेक्स्ट। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा आज के दिन किया है। मेरी जिज्ञासा ये है कि कोविड के बाद पूरे विश्व का परिदृश्य बदल रहा है और मीडिया भी उससे अछूता नहीं है, तो क्या ऐसा लगता है कि कोविड के बाद मीडिया के सामने नई चुनौतियां पैदा होंगी और उनसे हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे? एक चीज और मैं थोड़ा शेयर करूंगा। यूनिवर्सिटी में माननीय कुलपति जी ने स्वास्थ्य पत्रकारिता को लेकर के विशेष आयोजन किए हैं यहाँ पर यूनिसेफ के सहयोग से, और स्वास्थ्य जो हमारी प्राथमिकता में आए इस दिशा में माखनलाल यूनिवर्सिटी ने बहुत पहल की है। मैं आपसे बहुत विस्तार से पूरे देशव्यापी विश्वव्यापी इस चिंता के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या है, जर्नलिज्म के अंदर आजकल हम लोगों के लिए क्राइम, एंटरटेनमेंट, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, पॉलिटिक्स से डोमिनेटेड है सारा का सारा मीडिया। ये जो आपने विषय एजुकेशन है, सोशल सेक्टर है, इसके बारे में मीडिया ने कभी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सर्कुलेशन के बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कि मैं एडिटर रहा 25-30 साल इंडियन एक्सप्रेस का, मैं एडिटर था पहले, जब अब दोबारा से यहाँ पर हूँ इंडिया में रहा। तो जब आप नॉन पॉलिटिकल या नॉन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करते हैं या नॉन एंटरटेनमेंट स्टोरी करते हैं, तो आपका सर्कुलेशन गिरता है। प्रॉब्लम यह है कि अब सीधी बात, राखी सावंत की टीआरपी आज तक बीट नहीं हुई। ये पाठकों दर्शकों के टेस्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, मैं क्या कहूँ। तो जो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पत्रकारिता जो है, सोशल हेल्थ सेक्टर खड़ा नहीं हुआ, पैंडेमिक के दौरान कई लोगों ने तो ऐसा किया डिमोरलाइज करने के लिए कि सड़क कई घाट के ऊपर लाशें चल रही हैं, उसी को दिखाते रहे। ये पत्रकारिता नहीं है। आपको दिखा सकते थे, किसी और तरीके से कह सकते, परिप्रेक्ष्य में डाल सकते, कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते, पर तो दिखा देखो जी इतने लोगों कह रहे मरे नहीं है, इतने लोग मरे जा रहे हैं। ये अपने आप में पत्रकारिता स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कितने लोग इस दौरान मर गए, उसके लिए जगह नहीं बची, शॉर्टेज हो गई, वो दूसरी बात है। पर उसको पॉलिटिकल इश्यू बना लेना, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है सारे वर्ष के अंदर। पेंडेमिक में हम लोगों को पता लग गया कि पेंडेमिक के अंदर ये चीजें जो आज हो रही हैं, अगर अस्पतालों की हालत बुरी है या वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं, यहाँ पर ये मेरे को पहली बार पता लगा 50 साल के जर्नलिज्म के अंदर कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मेरे लिए ये सोचना ही मुश्किल था। मैंने एक बड़े अस्पताल के मालिक से पूछा, कहते हमारे अस्पताल का जब बनता है नक्शा, उसके अंदर ये प्रोविजन नहीं है पास करने के लिए, और टोटल कॉस्ट कितनी आती है। अस्पताल आपने 250 करोड़ रुपए का खड़ा खर्च कर दिया, प्लांट लगाने के अंदर केवल 60 लाख रुपए लगते हैं। अब सारे अस्पतालों में लगा जाएगा। तो ये पत्रकार लोग हम लोगों को लिखना चाहिए, हमारी गलती, पर हमारे ध्यान नहीं आया, क्योंकि स्वास्थ्य पत्रकारिता पढ़ाने वाले लोग हमारे पास नहीं है। ये इमेजिन करना कि बड़े अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर रखे हुए हैं, जब तो फिलअप नहीं होगा तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इतना जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए वहाँ सिलेंडर बाहर दीवार के बाहर लगा रखे हैं लाइन में, वहाँ कमरे में पाइप जा रहा है, जोड़ा हुआ है। कानपुर के अंदर बच्चों की डेथ हुई थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज आज से 5 साल पहले की बात है।
तो क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई नहीं की, दिल्ली की सप्लाई जो है पता नहीं कहाँ से आ रही है, गुजरात से पहली तरफ से हरियाणा जो गैस बन रही है वो उड़ीसा जा रही है। तो ये सब चीजें हमारे लोगों ने, पत्रकारों ने भी सोचा, प्लानर्स ने भी सोचा, स्वास्थ्य का रिपोर्टिंग करना, स्वास्थ्य के अलावा बाकी और चीजें भी, स्कूल भी है। आज भी स्कूल ऐसे हैं यूपी या बिहार या किसी और प्रदेश के अंदर जहाँ स्कूल नाम के वास्ते हैं, टीचर नहीं जाते, स्टूडेंट नहीं जाते, तनख्वाह सबके पास चली जाती है। तो पत्रकारिता भी करनी चाहिए, पर पत्रकार, मैंने कहा ना, आर्थिक समस्या इतनी है, पत्रकारिता अगर गांव गांव में जाएगा, तो मैंने इंडिया टुडे में रहकर काफी गांव में जाके काम किया है, स्टोरीज की है। मैंने सबसे पहली स्टोरी इंडिया टुडे के अंदर की थी, जिसमें लोगों को यूपी में लखीमपुर की जहाँ खबरें चल रही हैं, लखीम के अंदर जाकर के मैंने एक बड़ी स्टोरी की थी। वहाँ के एक बैंक मैनेजर ने 2 करोड़ के लोन बांट दिए थे, जो कि 1982 की बात है। लखीमपुर कौन जाता है? मैं गया, लखनऊ से गाड़ी में टिकटॉक एम्बेसडर गाड़ी तब चलती थी, उसको लेके गया। साधन थे हमारे इंडिया के, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ किसी जो फर्श गेस्ट हाउस है उसके अंदर छोटा मोटा कमरा था हमारा। जाकर क्या स्टोरी थी, किसान बेचारे हैं, उनके नाम से लोन दिखा रखे थे, तो बेचारे उनके ऊपर केस कर रखा था। मैं मिला, वो कहता, चावला साहब आप आए हैं, मेरी उम्र है 29 साल, मेरे बाप ने लोन मर गया, उसके नाम से मैं लोन दिखा दिया, जब लोन दिखाया मेरा बाप मर चुका था, अब मेरी कुर्की कर रहे हैं। तो ये गाँव के अंदर होता, कोई नहीं जाता। मैंने जब उसको 85 की बात है, याद आ गया, लोन टू द डेड हेडलाइन लगाई थी, 4 पेज की थी, किस तरीके से जो लोग मर गए उन लोगों से कोटा बन गया था, कितने किसानों को पैसा बांटना है। तो वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टोरी पढ़ी, मेरे को बुलाया, तो उस बैंक के जनरल मैनेजर को डिसमिस किया उन्होंने, उसके बाद अरेस्ट कराया। ऐसी स्टोरी। तो ये डिपेंड करा फिर जर्नलिस्टों का अपना माइंड सेट क्या है। आज भी अच्छी स्टोरी कोई एडिटर रोक नहीं सकता, कोई मालिक रोक नहीं सकता, पर आप करना नहीं चाहते तो कौन कहे। अब आप घोड़े को पानी के पास ले जाए, नहीं पिएगा क्या करोगे, ले भी जाइए पानी भी नहीं पिएगा क्या करोगे। जी जी सर, एक एमए मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है सुशील कुमार, उनका सवाल है, आप लंबे समय तक आपने रिपोर्टिंग किया आपने, तो पत्रकार का एक सबसे कठिन दौर कौन सा होता है, कौन सी उसके सामने चुनौतियां होती हैं और उसका कैसे मजबूती से सामना किया जा सकता है, वो जानना चाहते हैं। कैसे सामने, मैंने कहा ना कि अगर मेरे को कहा है कि कई बार चैलेंजेस आते हैं रिपोर्टिंग करते हुए, जैसे कई बार आपने जो भी जिक्र किया है, कई बार पत्रकार के सामने कई उसका आशय है कि मुश्किल आती है, कई बार दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं, शासकीय दबाव होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में रिपोर्टर को कई बार प्रलोभन भी दिए जाते हैं। ऐसी मुश्किल अगर हालात आए तो रिपोर्टर को क्या करना चाहिए, चुनौतियों को किस तरीके से सामना करना चाहिए? तो पहले ये मान कर चलिए, जो है पत्रकार भी ह्यूमन बीइंग है, एक उसका भी एक वीकनेसेस भी है, स्ट्रांग भी है। हम में से कुछ लोग प्रेशर में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, ये तो व्यक्तिगत होता है। नॉर्मली पत्रकारिता एज ए प्रोफेशन, हिंदुस्तान का पत्रकार अभी भी ज्यादा ईमानदार है बाकी के मुकाबले। हिंदुस्तान की पत्रकारिता अभी भी अच्छे 90% प्रिंट की बात कर रहे हैं, टीवी की नहीं बात कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया अभी भी हमारा इंडिपेंडेंट है। आपके ऊपर लोगों आते हैं, मेरे ऊपर बहुत आए, पर धमकियां भी दी लोगों ने। सवाल ये है कि आप अपन डटे रहें उसके ऊपर। कई बार होता है कि मालिकों के होते हैं कि 2, 4, 5, 10 हर मालिक के लोग होते हैं जिनके दोस्त होते हैं, कुछ और होता है कि इनके बारे में आपको नहीं लिखना, वो मान के चलना पड़ता है। या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या लिखिए उनके बारे में, या नहीं लिखिए। तो आप 5 परिवार छोड़ देंगे या 5 लोग छोड़ देंगे, तो बाकी 95 तो लोग आपके पास है ना काम करने के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कैसे मुकाबला करते हैं। मुकाबला कैसे करते हैं, मतलब आपको स्टोरी करनी है तो करनी है। अब अर्जुन को उन्होंने कहा दिया आपने ऊपर देख तीर लगाना है, अगर आंख आपकी स्टोरी की तरफ है तो आपकी लगेगी, अगर आंख आप जोर मोड़ लेंगे तो नहीं लगेगी। तो आपको पत्रकारिता के अंदर अर्जुन की एक कसम से आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको अपना निशाना क्या है कि अच्छी से अच्छी खबर लाना। वो प्रलोभन हो या कुछ हो, अगर आप भटकते हैं इसके लिए तो आपकी कमजोरी है, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। मेरे को गुजराल साहब ने कहा था लिख दो जो मर्जी लिखना, आप तो आरएसएस के आदमी है, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा होगा लिखने के लिए। मैंने कहा मैं जैन कमीशन की रिपोर्ट सीक्रेट रिपोर्ट है, तुम्हारे को दे दी, मेरे पास कॉपी आ गई है। कहाँ से आई? मैंने क्यों बताऊंगी तुम्हारे कहाँ से आई? मेरे खिलाफ FIR है, CBI ने की अभी तक क्लोज नहीं है, ये सरकार ने भी क्लोज नहीं किया। आई, मैंने कहा जी मेरे रिसेप्शन पे कोई रख गया था, मैं क्या करूँगा? अब ढूंढते रहिए कौन रख गया, इसमें फैक्ट्स क्या है। तो ये बात अलग किस्म की है। ऐसे माधव सोलंकी, मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहां पर उन्होंने लेटर दिया था बोफोर्स का, वो मैंने आके छापा।
नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनको दिखाने गया, कहता ये ड्यूटी खराब है तो मत छापो। मैंने कहा आप ड्यूटी आप बोलो, मैं तो आपको कोर्ट करूँ। कहते मेरे को क्यों कोर्ट करो, प्रधानमंत्री को कोर्ट कर गए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा वर्जन लेने आया हूँ, मैं छाप दी। शरद पवार जी ने मेरे को कहा तुमने गलत चित्रा दी, मैं लेटर लिखने वाला हूँ। मैंने कहा लिखो। उन्होंने लेटर नहीं लिखा। तो 3 दिन बाद मेरे को कहने कि क्या करें। मैंने कहा जी सोलंकी साहब लेटर दे के आए या नहीं दे आए उनको पता है ना, आप उनको बोलो कि आप स्टेटमेंट दे दे लिख के आपको कि मैंने कोई लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास तो ओरिजिनल था इसलिए मेरे को पता है। कहते क्या करें। मैं कहा सोलंकी को बोलो फॉरेन मिनिस्टर है तो आपको लिख के दे दें कि आपने उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं दी और आप पार्लियामेंट में पढ़ देना उसको, मैं छाप दूंगा। तो पार्लियामेंट में बजाय लेटर आने के बजाय सोलंकी का इस्तीफा आया। तो प्रलोभन हर किस्म के होते हैं। गुंडू राव थे, अपने हेगड़े जी थे, उनके यहाँ शराब का धंधा चल रहा था, मैंने लेटर लिखा था, ड्रामेटिक एक्ट ड्रामा कर रहे हैं जब इस्तीफा दिया उन्होंने। तो ये तो कल की जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं आप। सर बहुत सवाल है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल बबीता घोष का है, क्योंकि सोशल मीडिया के उसमें नाम में मीडिया जुड़ा हुआ है, तो आज उनका कहना है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस है और हम नेशनल प्रेस डे मना रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के दायरे में लाना चाहिए? उसमें नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि अब मीडिया का डेफिनेशन काफी स्कोप बदल गया है। सोशल मीडिया को, क्योंकि एक था कि जो मीडिया जो कन्वेंशनल मीडिया है वो एक साइड लेता है, तो सोशल मीडिया एक किस्म से कम्युनिटी हो गई। यहाँ पे सिविल सोसाइटी की वॉइसेस कहाँ से आएंगी? सिविल सोसाइटी के बारे में किसी ने कह दिया, अभी मैं उससे एग्री नहीं करता ना कि डोगो साहब ने कह दिया कि सिविल सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो जाती है। हाँ, हमारे में से एनजीओ हैं, कई लोग बाहर से पैसा लेते थे, चलते आ रहा था, 50 साल से धंधा उनका। मोदी जी के आने के बाद कई लोगों के धंधे बंद हो गए, ये बात सच है, तो उससे परेशानी तो होती है। तो जो गलत एनजीओ हैं, मैं शुरू से मैंने स्टोरी इंडिया रेडियो में की, यहाँ भी की, तो जब कांग्रेस की रजीम थी तब भी की एनजीओ के बारे में। कई ऐसी एनजीओ हैं जो एंटी कांग्रेस फोर्सेस चला रही थी, तब भी हमने लिखा। तब एनजीओ का मतलब यह है कि आप सर्विस करें सबकी। अब एनजीओ सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर दिया। बहुत सारी फेक एनजीओ जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, अगर आप देखें तो मेरा अभी भी मानना है सोशल मीडिया जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट इंडिया। हालांकि हमारी सरकार बड़ा प्रमोट करती है उनको, हमारे प्रधानमंत्री जी फेसबुक के दफ्तर में चले गए, ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, पावरफुल लीडर हैं, उनको सोशल मीडिया एडवर्स भी तो इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है। परंतु क्या है, अगर आप फॉलोअर की लिस्ट, मैं तो उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ, फेसबुक और ट्विटर के अंदर फॉलोअर्स की लिस्ट देखेंगे अगर आप, और रिस्पॉन्स की लिस्ट देखेंगे, जितने सो कॉल लिबरल लोग हैं उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। जो नॉन लिबरल लोग हैं, फेमस भी हैं, उनके, मेरा अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज से 8 साल पहले मेरे 5 लाख फॉलोअर थे, 8 साल के बाद भी अभी 5,82 हैं। मेरे साथ जिनके 5,000 थे उनके आज 5 मिलियन है, लिबरल है। तो सोशल मीडिया के ऊपर चेक लगना चाहिए। कैसा चेक लगना चाहिए? सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। किसी न किसी से मैकेनिज्म सोशल मीडिया के लिए इतना डेंजरस होता जा रहा है, डिजिटल मीडिया डेंजर हो जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, व्हाट्सएप की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फेसबुक की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। इसलिए कि ये नहीं हो कि आप सेलेक्टिव हो जाए कि 50 प्रभु चावला ने लिखा तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करते, उसका अकाउंट टेक डाउन करा लें, बाकी किसी का नहीं कराएं। एक बॉडी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल जो वैसे कह रहे थे कि उनको ठीक मिलनी चाहिए। प्रेस काउंसिल के अंदर जिस तरह के लोग बैठे हैं, हम ही पत्रकार बैठे हैं, कुछ बाबू लोग बैठे हैं, तो प्रेस काउंसिल जैसी चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म ऑम्बुड्समैन जो भी चीज है आपकी होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी कि छापे जो मर्जी दिखाएं, सच होना चाहिए, परंतु झूठ फैलाना, भावना करना, कम्युनल राइट्स कराना, ये सब कराना या साइड्स लेना, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, देश के अंदर काफी जाकर के कल के तूफान हो सकता है। तो आप 20 से ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कई बार मैं एक बात एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, मैं उनसे मिलने गया, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने इंडियन एक्सप्रेस का डिटेल स्थापित किया था। मेरे से बोलने के प्रभु यार एक बात बताओ। मैंने क्या सर? कहते ये जो टीवी चैनल जो है ये कैसे आए? तब स्टार टीवी था, आता था उस वक्त। मैंने कहा आवाज आया ऊपर से, ऐसे कैसे आ गए? मैंने कहा आपकी सरकार के अंदर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वैसे बाद में जाके स्टार टीवी में सीईओ बन गए चुनने के बाद। मैंने कहा क्या वो आते रहे, डाउनलोडिंग यहाँ हो जाती थी, अपलिंकिंग के लिए रशिया चले जाते थे मास्को से आपके लोग, जैसे क्रिप्टो करेंसी आई है वैसे ये भी आए थे। तो जब आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं करते शुरू में, उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
आपकी कमेटियां, आपके सरकारी लोग जो कमेटी में बैठे हैं, उनके फॉलोअर किसी के 8 मिलियन है, किसी 15 मिलियन है, तो उनको लगता है कि हम तो पॉपुलर हो रहे हैं, बाकी भाड़ में गए। तो एक सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं, उन्होंने एक सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर बना लिए हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि सोशल मीडिया को पनपने दो। बिलियन ऑफ डॉलर। अब 29 साल के लड़के ने कंपनी शुरू की फेसबुक, और वर्ल्ड का सब नंबर 3 रिच आदमी बन गया। कैसे बन गया? ये अपने आप में एक स्टोरी है। तो ये जो है पैसे के माध्यम से मैनिपुलेट करना ओपिनियन को, सोशल मीडिया इज नथिंग बट टू मैनिपुलेट द माइंडसेट ऑफ पीपल। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। इसको जब कंट्रोल नहीं करोगे बच्चों को, यंग जनरेशन को, ये माइंड प्ले जो चल रहा है सोशल मीडिया सबसे डेंजरस है। इसको कंट्रोल अभी से करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आने। चाइना ने बंद कर दिया, डिक्टेटरशिप ऐसे हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हमारे विद्यालय के सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद आशीष। आज नेशनल प्रेस डे पे हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रभु चावला जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे अपने कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने वाले डॉक्टर आशीष जोशी जी, मेरे साथी विभागाध्यक्षगण, प्राध्यापकगण, अधिकारी बंधु और प्यारे प्यारे विद्यार्थी। सर्वप्रथम सभी को नेशनल प्रेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे लगता है कि युवा विद्यार्थियों के लिए आदरणीय सर प्रभु चावला सर, आपका व्याख्यान बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध होगा, क्योंकि आपने बताया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर विद्यार्थी इसको ध्यान से अपने पूरे कैरियर के लिए लागू करते हैं तो मुझे लगता है एक सफल पत्रकार बनेंगे और एक सफल नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। मैं आभारी हूँ सर आपका, आपने समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को, हमारी संकाय सदस्यों को आज नेशनल प्रेस डे के उपलक्ष्य में मीडिया कल, आज और कल विषय पर संबोधित किया। बहुत बहुत आभार सर। मैं आभारी हूँ अपने कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर का। सर का मार्गदर्शन हमें हमेशा ही मिलता रहता है और सर आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को हमारे विद्यार्थियों के बीच, हमारे संकाय सदस्यों के बीच उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमें अपना मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिल सके। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ हमारे मास कॉम विभाग के विभागाध्यक्ष और निदेशक प्रवेश डॉक्टर आशीष जोशी जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक सुंदर आयोजन किया और हम सभी को इसका लाभ प्राप्त हुआ। आशीष सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ हमारे विभागाध्यक्ष गणों का, संकाय सदस्यों का, अधिकारियों का और विद्यार्थियों का, जिन्होंने इसका लाभ लिया और बहुत ही धैर्यपूर्वक रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुना। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।